अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वफाकी काबीना में तब्दीलियों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कल हफीज़ शेख साहब की जगह पर हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है और आज ताबिश गौहर साहब को लगा दिया गया है मुआवन ख़ुसूसी पेट्रोलियम भी। इससे पहले वो पावर डिवीजन के भी मुआवन ख़ुसूसी हैं और जिन वजूहात की बिना पर नदीम बाबर साहब को हटाया गया था, ताबिश गौहर साहब के उससे भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सामने आ गया है। डिटेल्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं, कुछ देर में आपके साथ में शेयर करूंगा। और हफीज़ शेख साहब को जो हटाए जाने का मामला है नाजरीन, उसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही है। शिबली फराज साहब ने तो कल कह दिया बड़ा क्लियरली कि महंगाई की वजह से हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है, लेकिन उसकी कुछ और वजूहात भी आ रही हैं। महंगाई वाले पे तो बड़ा वाज़ेह सवाल उठता है कि आज से 1 महीना पहले तक बड़ा बढ़ चढ़ के हफीज़ शेख साहब को डिफेंड किया जा रहा था, प्रोटेक्ट किया था, बल्कि 2 हफ्ते पहले की बात है। तो 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया हफीज़ शेख साहब से कि वो इतने बुरे हो गए, उन्हें हटा दिया गया। बहरहाल ये इस पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और मामला है पंजाब का कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने तो नून लीग को टेस्ट पर डालने का फैसला कर लिया है, लेकिन कहीं और से भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में। हमें आज के शो में ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में फैजुल्ला कमोका साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं और चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए ख़जाना के। हमारे साथ प्रोग्राम में हम ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अज़मा बुहारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, क्विकली आपको मैं ज़रा लेके चलता हूँ। जो तकर्रियाँ हो रही हैं, कैबिनेट के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें ताबिश गौहर साहब को लगा दिया गया है आज तवानाई के बाद, यानी पावर डिवीजन के बाद आज वो पेट्रोलियम के भी मुआवन ख़ुसूसी लग गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनका जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उसमें तो चले वो आ गया कि लग गए हैं मुआवन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम। और इससे पहले उनकी जो डिटेल्स हैं मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि ताबिश गौहर साहब का बैकग्राउंड क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, और उनका कनेक्शन क्या है पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानने के। ताबिश गौहर साहब जो है नाजरीन, ये जब ये SAPM बने, उनके अपने दस्तावेज़ात के बकौल 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो उनका डिक्लेरेशन है एसेट्स का, उसमें वो बता रहे हैं कि वो UAE में उनके पास अकामा होल्डर हैं UAE के। और ताबिश गौहर साहब जो हैं ये अब तो पेट्रोलियम के लग गए मुआवन ख़ुसूसी, तो इसी पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इनके बड़े हाई स्टेक्स इस हुकूमत में आने से पहले रहे हैं। और ये ताबिश गौहर साहब जो है नाजरीन, ये बाइको के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी थे, बाइको में ही ये ऑडिट कमेटी के चेयरमैन भी थे, और साथ साथ ये ह्यूमन रिसोर्स और रिम्यूनरेशन कमेटी के भी चेयरमैन थे, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के ताबिश गौहर साहब मेंबर एट अ टाइम 4 पोजीशंस ये बाइको में होल्ड कर रहे थे SAPM बनने से पहले। और ये जो सबसे ऊपर वाली पोजीशन है इनकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे ज़रा जहन में रखिएगा, इसको मैं आपको कहीं और जाके लिंक करूँगा इस चीज़ को। अब जो रिपोर्ट आई थी पेट्रोलियम बहरान से मुतल्लिक, जो पिछले साल पेट्रोलियम बहरान आया था, उस रिपोर्ट के अंदर बाइको से मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें एक तो लिखा गया है कि मैल प्रैक्टिसेस ऑफ बाइको रिफाइनरी के मैल प्रैक्टिसेस थी, उनकी 2 रिफाइनरियाँ जो है वो नॉन फंक्शनल नज़र आई, बंद पड़ी थी। फिर आगे जाके उनके जो उन पर इल्ज़ाम आता है वो है जो समंदर के थ्रू स्मगलिंग का भी उन पर इल्ज़ाम है, और किस तरह से जो 2 शिप्स थे, वेसल्स थी क्रूड ऑयल की, MT रिया और इस MT एल्सा, उनसे किस तरह से ईरानी जो क्रूड ऑयल है वो स्मगल किया जाता रहा गैर कानूनी तरीके से। डॉक्यूमेंट में तो शो किया गया कि ये ऑयल जो है UAE से इम्पोर्ट हो रहा है, हालांकि ये ईरानी ऑयल जो है वो स्मगल किया जा रहा था पाकिस्तान। फिर ऑयल स्मगलिंग के अलावा इनके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि किस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ मैल प्रैक्टिसेस की हैं। ये तहकीकाती रिपोर्ट क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, जो ख़ुद हुकूमत ने बनाई थी पेट्रोलियम बहरान के हवाले से। और इसके आगे जाके ये जो कमेटी है तहकीकाती रिपोर्ट है वो ये सिफारिश कर रही है कि मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए बाइको के हवाले से, और जब तक मज़ीद तहकीकात नहीं होती, फुल स्केल इंक्वायरी नहीं होती, बाइको के ऑपरेशंस को, बाइको रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उसे हाल्ट कर दिया जाए, तब तक के लिए रोक दिया जाए। अब इसी बाइको में नदीम बाबर साहब जो हैं ताबिश गौहर साहब जो हैं, ये SAPM बनने से पहले अक्टूबर 2020 से पहले यहाँ पे ये 4 मुख्तलिफ पोजीशंस होल्ड कर रहे थे, जो पोजीशन मैंने आपको बताई थी। अब ये ताबिश गौहर साहब जो हैं इन्होंने छोड़ दी बाइको और ये हुकूमत में आ गए, लेकिन
बाइको छोड़ने के बावजूद ताबिश गौहर साहब ने बाइको नहीं छोड़ी। ये कनेक्शन क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि ताबिश गौहर साहब के बाद बाइको में जो उनके पास पोजीशन जिस तरह जो मैंने बताई थी, पहले आपको उस पर नज़र रखिएगा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे। वही पोजीशन उनके छोड़ने के बाद उन्हीं का एक इंतहाई बाएतमाद साथी उसामा कुरैशी साहब जो हैं वो संभाल लेते हैं। और उसामा कुरैशी जो हैं ये ताबिश गौहर साहब के इन्हें फ्रंट मैन भी कहा जाता है, इन्हें करीबी इनका एक साथी भी कहा जाता है, उनके बड़े बाएतमाद साथी हैं उनके ये। अब ये कौन है उसामा कुरैशी साहब? इनका नाज़रीन कनेक्शन ये है कि उसामा कुरैशी साहब जो हैं ये ताबिश गौहर साहब ने के इलेक्ट्रिक जब छोड़ी थी उसके बाद उन्होंने ओएसिस एनर्जी के नाम से एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी अपनी कंसल्टेंसी की। उसमें भी ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट भी चल रहा है ओएसिस एनर्जी की वेबसाइट से मैंने उठाया है, आज वो वेबसाइट बंद कर दी गई है, उस पर मैंने एक स्टोरी की थी। बहरहाल ये उसामा कुरैशी साहब का आप पढ़ें तो ये ओएसिस एनर्जी के मुलाजिम रहे हैं ताबिश गौहर साहब के साथ। और इंटरेस्टिंगली जब ताबिश गौहर साहब ने 2009 में के इलेक्ट्रिक ज्वाइन की तो उनके साथ ही उसामा कुरैशी साहब भी उनके यानी CEO के इलेक्ट्रिक के चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो बड़ी ही ये हैरानकुन कनेक्शन है कि आज ताबिश गौहर साहब जो हैं बाइको में है नहीं, लेकिन उनका बंदा वहाँ पे बैठा है, तो समझे कि वो ना हो के भी वहाँ पे आज बैठे हैं। तो क्या वो आज इसी पेट्रोलियम सेक्टर के जो कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर आज वो आके बैठ गए हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात चल रही है, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे वहाँ पे? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नदीम बाबर साहब को भी इसी वजह से हटाया गया था कि वो तहकीकात पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो क्या आज ताबिश गौहर साहब नहीं कर सकते? इनके बारे में कुछ मजीद डिटेल्स भी हैं, वो मैं कल के प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। और मैं आज के प्रोग्राम से भी बराह रास्त ताबिश गौहर साहब को इन्वाइट करता हूँ कि कल आए हमारे प्रोग्राम पे बैठ के डिफेंड करें जो भी उनके बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल क्विकली इस पर कमोका साहब ये क्या माजरा है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे तो खान साहब ने बहुत बड़ी बातें की थी, बहुत दावे किए थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा जब मैं आऊँगा हुकूमत में। ये वही कुछ हो रहा है सारा कुछ। देखें, किसी भी जो जितने भी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे ऑब्वियसली आपको टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, तो उसी हवाले से ही ये तकरीरियाँ की गई हैं। अभी भी ताबिश गौहर साहब के हवाले से जो बातें आपने की हैं मेरे नॉलेज में नहीं है। सही है, अभी मैं इनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में भी नहीं है जो उन्होंने मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक कि इनकी हकीकत या सच्चाई सामने ना हो मेरे, या मैं खुद इन सारी चीज़ों को खुद से ना देख लूँ। अभी तो जो आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं मैंने सिर्फ वही सुनी है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये दस्तावेजात पढ़ी हैं, ये मैं कोई अपने पास से नहीं कर रहा। तो इस पे क्या आपको लगता है कि खान साहब को देखना नहीं चाहिए इन चीज़ों की तरफ? जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खान साहब को जो नजरिया था ये देखें, चीज़ें उसके खिलाफ नहीं जा रही हैं? जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोग हैं, किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम भी आएगा तो उसको इंशाल्लाह ताला उसकी जगह से हटा के फिर उसके बाद जारी हो गया सर उनका। बात सुन लें ना, बात सुन लें। अभी तो ये चीज़ें आपने ये एक चीज़ आपने सामने रखी है ना, मेरे नॉलेज में नहीं है, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, जो जिस चीज़ को मैं नहीं जानता उसके ऊपर मैं कैसे कमेंट कर सकता? ठीक है, बहरहाल खान साहब को देखना होगा। अज़मा बुहारी साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो एक और मामला निकल आया है मुफादात के टकराव का, जिसकी खान साहब ने, मैंने तो खुद सुना बतौर जर्नलिस्ट, धरना मैंने कवर किया खान साहब का भी। वहाँ सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे बात होती थी वो था मेरी दौरे हुकूमत में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, मुफादात का टकराव नहीं होगा, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया समर। ये कौन सा पहली दफा हो रहा है? क्या जहांगीर तरीन टास्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर की एक जो है वो उसको हेडिंग करते रहे? क्या शुगर की प्राइसेस वो तय नहीं करते रहे? क्या मखदूम खुसरो बख्तियार साहब और हाशिम जवान बख्त साहब यहाँ पंजाब में वजीरे जो है वो खजाना नहीं है जिन्होंने ये सारी सब्सिडी के मामला किए? रजाक दाऊद साहब जो है, क्या उनके ऊपर महमद डैम के ठेके की उनकी जो फैमिली को मिला, क्या उसकी बात पहले नहीं हुई? यहाँ पर सारे मतलब जुल्फी बुखारी साहब जो है वो चले थे हमारा रोज बेल्ट बेचने के लिए, करने के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अभी जो कमोका साहब ने कहा, मेरे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, लेकिन कमोका साहब ने पूरा जुमला नहीं बोला। उन्होंने कहा जो भी जिसके ऊपर मामला आते हैं उसको हम हटा देते हैं और बस उसके बाद हम भूल जाते हैं। ऐसे नहीं होता। अब नदीम बाबर साहब को भी जब हटाया है तो आपने अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो ना मुजरा की, पूरी एक्सप्लेनेशन थी। नहीं, नदीम बाबर ने किया कुछ नहीं है, हम वैसे ही हटा रहे हैं उनको। नहीं, उनका कसूर कोई नहीं है, हम वैसे ही हटा रहे हैं। ये था ना कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तहकीकात को मजीद आगे चल के जो होनी है ना, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस होनी है। यहाँ तो थॉरो इंक्वायरी का लिख रही है वो तहकीकाती रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में कि जिसके ताबिश गौहर साहब कल तक मुलाजिम थे। और यही बात नदीम बाबर साहब के बारे में भी थी। बिल्कुल वही करो ना, जिन ग्राउंड्स पे नदीम बाबर साहब को हटाया गया था उन्हीं ग्राउंड्स पे ये बड़ा परफेक्ट केस बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ताबिश गौहर साहब का।
अगर जी प्लीज बात जी आप बात करें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनका ये तरीका वारदात ये है। अब मुझे ये बताइए, अद्वियात में जो 600 अरब रुपए का स्कैम हुआ था, उस पर आमिर कियानी साहब को हटाया, फिर देन व्हाट? मतलब हमारे पैसे जो मर्जी खा जाए, उससे रिकवरी नहीं करनी, लेकिन एनआरओ उन्होंने हमको नहीं देना। हमारे लिए जो है वो एनआरओ की बात है, ये सारे एनआरओ तो बांटते फिरते हैं। अब मुझे ये जो गौहर साहब हैं, ये के इलेक्ट्रिक के साथ भी इनके ताल्लुकात हैं, इनके मामलात हैं, वो भी बड़ी कहानी है। आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास बस टीम तैयार है, मैंने आना है और सारे मामला ठीक होने हैं। अब हफीज शेख साहब जो है, उन पे महंगाई डाल के उनको जो है वो भेज दिया गया, हालांकि वो अपना काम कर गए। उन्होंने स्टेट बैंक को, IMF को देना था, वो ऑर्डिनेंस वो जारी करा चुके हैं, उन्होंने अपना काम कर लिया और बात खत्म हो गई। देखिए ये जो ड्रामेबाजी शुरू की हुई है ना, इनको आपने जाने नहीं देना किसी को बाहर। में आखिरी बात कह दूं, इन सब से रिकवरियां करनी चाहिए। मैं मुतालबा कर रही हूँ, हफीज शेख को भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उसका नाम भी ECL में डालें और नदीम बाबर का नाम भी ECL में डालें। इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देना है। इन्होंने जो कुछ किया, बहरहाल जो आपने क्विकली किया इलेक्ट्रिक की बात की थी, उस हवाले से भी मैंने एक स्टोरी दी है रिसेंटली कि उसकी जो फरोख्त का मामला है शंघाई इलेक्ट्रिक को, उसमें भी ताबिश गौर साहब का जो लेटर सामने आया है, उसने काफी सवालात उठा दिए हैं। बहरहाल आरिफ मीर बड़ी साहब, क्विकली मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये तो एलीट कैप्चर की वो हम कहानियाँ सुनते थे, पाकिस्तान यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे होता है, एलीट कैप्चर आ जाता है जी, वो बिल्कुल तमाम रिसोर्सेज जो है उस पर काबू पा लेता है, सियासत भी हर जगह पे भी आ जाता है। तो ये इस हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है? वो बंदे जिनका बराह रास्त मफादात का टकराव है, वो अहम पोजीशंस पे आके बैठ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो समर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने 30 साल जर्नलिज्म की, करप्शन के खिलाफ स्टोरियां करनी छोड़ दें। ये पाकिस्तान में क्राइम है, करप्शन को पिन पॉइंट करना। नहायत अदब एहतराम से आप इसे गुस्ताखी समझेंगे। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अभी हमारे PTI के भाई फरमा रहे थे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही बंदा लेने पड़ता है, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट से करप्ट बंदा ही लेना पड़ता है। और भाई बाइको अगर उस पर अरबों रुपए का फ्रॉड है, तो आपने एक चोर को चौकीदार बना दिया। खुदा का खौफ करें यार, ये पाकिस्तान है। खुदा, वो जंगल में भी इतना जुल्म नहीं होता, जंगल में भी इतनी नाइंसाफी नहीं होती। कम से कम अगर किसी भेड़िए पे इल्जाम लग जाए तो उसको साइड पे कर देते हैं। वो यार, ये तो आपने जंगल से भी बदतर निजाम बना दिया पाकिस्तान का। आप खुद फरमाते थे बिल्कुल कि मुफादात का टकराव मेरे दौर हुकूमत में नहीं होगा। जी जी, कहां रजिस्टर्ड तगड़े PhD पे करप्ट आदमी आपने नहीं लगाए? मुझे वो इदारा बताया, मेरे एक एक इदारे पे बात करते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं इस काम में। यार छोड़े, हमारे फरमाते थे जब कप्तान अच्छा हो तो टीम खुद ब खुद नीचे बेहतरी हो जाती है। तो मुझे बताए ना, असद उमर साहब आए, इकॉनमी और नीचे गई। मैं इसको खाली PTI का जिम्मेदार नहीं कहता, ये 70 साल का गंद है। उसके बाद हफीज शेख आया और गया, ये आएंगे और जाएगी। मैं आपको 6 महीने बाद प्रोग्राम कर लें, आज की डेट रख लें, इकॉनमी और जमीन बोझ होगी। क्योंकि इमरान खान साहब चले दरअसल जब अपोजिशन में होते हैं, हर पॉलिटिशियन अच्छी गुफ्तगू करता है, लोगों को फ्रेम देता है। जब इक़्तिदार के मानों में इतनी बुलंदी पे जाता है, उन्हें फैक्ट्स नजर नहीं आते। अच्छी उम्मीद रखें भट्टी साहब, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करे। खैर की उम्मीद रखें। उम्मीद क्यों रखा? अच्छी खोते दे बह के मैं कहवा जहाज से बैठा, मैं दुबई 2 घंटे पहुंच जाऊंगा, हो कैन इट पॉसिबल? भाई मैं गधे पे सवारी कर रहा हूं, तो मैं दुबई 2 घंटे में नहीं पहुंच सकता। वो नहीं है उसके पास इतनी पावर। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब, आपकी क्या राय है इस पे? आप तो कराची के अंदर खुद भी वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं, वहाँ पे मामलात को भी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक का तो चले आपने जो माजी में देख भी लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं मुफादात के टकराव के हवाले से, आपकी पार्टी इस पर क्या आने वाले दिनों में कोई टफ टाइम देगी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, या फिर फिलहाल आपने नून लीग को ही टफ टाइम देना है या मौलाना साहब को ही देना है? आपका माइक म्यूट है तैमूर तालपुर साहब, माइक अपना खोल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम अपनी बात पर खड़े हैं। मैं समझता हूं जो बयानबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी तरफ से ये चीज शुरू नहीं होनी चाहिए थी। ये बातें सारी PDM के प्लेटफॉर्म पर भी हल हो सकती थी। बहरहाल जो आप बातें कर रहे हैं उस टॉपिक पे आते हुए मेरे ख्याल से अब कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। आपने जो रोल दिखाया था ना कि आप
अनिल कपूर को उड़ा रहे हैं, वो अनिल कपूर नहीं था, आवाम को पता चल गया वो असल में अनिल कपूर के शक्ल में मास्क पहना हुआ अमरीश पुरी बैठा हुआ था, जिसने अपने सारे कार्य करतूत कर दिए। अब ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये सारे वजीरा की और इनके स्पेशल असिस्टेंट की गलतियां हैं, ये करप्ट है। खान खुद सही है, जैसा लीडर होता है वैसे उसके लोग होते हैं, वैसी उसकी टीम होती है। शायद जहन ये बना के आए थे कि 2.5 से 3 साल तक करप्शन करनी है, 2.5-3 साल करप्शन करने के बाद आप जो अपने अपने सबको घर भेजते रहेंगे और उससे ज्यादा करप्ट लोग लाते जाएंगे। तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया। 1 महीना, 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपने जो सबसे बड़ा जो वादा किया था ना आवाम से, वो था करप्शन खत्म करने का। तो उसको तो आपने 117% से मोस्ट वर्स्ट कंट्री से ऑफिशियली सरकारी तौर पर 124 पे आप ले आए। आपने में करप्शन कम हो गई है क्या? तो चले आप खान साहब को तनकीद करें, अगर आपकी तरफ भी देखना चाहिए ना पहले। बिल्कुल 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 करप्शन कम हुई है, कुछ कम नहीं पर बहुत कम हुई है, बहुत बेहतरी आई है और इंशाल्लाह और भी बेहतरी आएगी। उसमें कोई शक शुबा नहीं है। आप अगर अपने कंपेयर करेंगे पंजाब के साथ तो फिर तो बहुत ही बड़ा फर्क आ जाएगा, करप्शन में भी, डिलीवरी में भी, गवर्नेंस में भी। तो हमारा जो सीएम है वो एक कान में ईयरफोन लगने के बाद ये नहीं पूछते कि इस वाले कान में अब ये क्या लगा रहे हो। हमारे साथ ये इश्यूज फॉल्ट्स बिल्कुल नहीं है। आज हमारा हेल्थ का सिस्टम आपके सामने है, आप सब सूबों से बेहतर हम काम कर रहे हैं। उसमें जाके थरकोल देखिए, आप जाके विजिट करें तो आपको डिफरेंस आएगा। ठीक है। अच्छा कमोका साहब, अज़मा बुहारी साहबा ने मुतालबा कर दिया है कि ये जो बंदे फारिग करते जा रहे हैं ना, इन्हें इनके नाम ECL पर डालने चाहिए फौरी तौर पर। खान साहब को देखिए ऐसा, मैं आपको बता दूं, जो हफीज़ शेख साहब की बात हो रही है, तो हफीज़ शेख साहब ने सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कहा था कि इखलाकी तौर पर अब मेरा वज़ीर ख़जाना रहना नहीं बनता। तो उन्होंने खान साहब से कहा था कि मैं अपनी ये जगह जो है इसको छोड़ना चाहता हूँ। मैं तो ECL की बात कर रहा हूँ। बात सुन लीजिए, ECL पे नाम निकाले, किसी को बाहर मत जाने दें। बात सुन लीजिए, अब मैं ज़ाती तौर पे अब भी समझता हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी को हेड कर रहा हूँ। बिल्कुल। हफीज़ शेख साहब ने अपने दौर में बड़ा अच्छा काम किया है। जितनी बेहतरी वो इकॉनमी में ला सकते थे इन बुरे हालात में, उन्होंने बिल्कुल बेहतरी लाए हैं। उनके दौर में पहली दफ़ा, यानी पता नहीं शायद 15 या 20 साल में पहली दफ़ा आपका प्राइमरी सरप्लस हुआ है। यानी आपके जो इंटरनल अखराजात हैं वो आपकी आमदनी से कम हुए हैं। फिर उसके बाद आपका जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं। पेंडेमिक का पूरी दुनिया के अंदर जो इकॉनमीज़ हैं वो तबाह बर्बाद हो गई। इस वक्त आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में वहाँ पे हालात को देख लें क्या हैं। सही। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी, मैं फैसलाबाद से हूँ, तो फिर फैसलाबाद की बात करता हूँ, तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करूँगा, कराची की इंडस्ट्री की बात करूँगा, एक भी इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो बंद नहीं है। मुझे तो ये खान साहब के फैसले पे फिर हैरत हो रही है कि इतना अच्छा काम कर रहे थे, फिर हटा क्यों दिया एकदम से? नहीं, बात सुन लें उन्होंने, मैं बात तो सुन लेना, आप पूरी बात नहीं सुन रहे समर। उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी और वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। ये मेरी परसेप्शन है, मैं अपनी परसेप्शन आपको बता रहा हूँ। परसेप्शन नहीं है जी। शिबली फराज साहब जो कि वजीर इत्तलात थे, अब शायद फिर बन जाएंगे, उनका बयान है, वो उनकी ट्वीट भी निकाला गया है, उनकी ट्वीट भी आपने देखी, ट्वीट बाद में आई है, वो आपने कवर करने के लिए, कवर अप के लिए आगे बाद में आपने उनकी ट्वीट देखी होगी। असल ओरिजिनल बात तो वो है जो उन्होंने शिबली फराज साहब जो बात पहले कह चुके, फ्लो में हकीकत उनकी जुबान पे आ गई कि महंगाई की वजह से हटाया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त बात सुन लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है। पूरी दुनिया के अंदर जो खुराक की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें महंगाई है, ठीक है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो आप पूरी दुनिया की इंडेक्स उठा के देख लें। मुझे तो हैरत यही हो रही है ना कि वो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के बयान भी दिखा देता हूँ, अखबारी क्लिपिंग्स भी, कि वो किस तरह के बयान देते रहे हफीज शेख साहब के बारे में, क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक की PM एक्सप्रेस फुल कॉन्फिडेंस है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, और सिर्फ एक इखलाकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं करना अभी ये नहीं, वो कह दिया था ना उन्होंने, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त उन्हें कहा कि कंटिन्यू करेंगे आप। और शेख रशीद साहब ने भी हमारे प्रोग्राम पे अभी पिछले हफ्ते ही कहा कि बिल्कुल जी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़रा वो भी सुन लीजिए। हफीज़ शेख साहब तकरीबन 10 जून तक हैं वज़ीर दाखिला, 6 माह के लिए उनके पास था, इलेक्ट होना था, इलेक्ट नहीं हो सके, तो दोबारा क्या होगा उनके बारे में? अभी मेरा ख्याल है वही वज़ीर दाखिला रहेंगे, वज़ीर ख़जाना रहेंगे।
कैसे रहेंगे? 10 रहेंगे। बस मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वजीर खजाना रहेंगे, उसका हल तलाश इमरान खान कर रहे हैं। क्या वो सेनेट में लाया जाएगा दोबारा? उन्हें सेनेट में लाया जा सकता। कोई सीट खाली करवाएंगे, क्या होगा? मुझे ये नहीं, ज़्यादा गहराइयों में नहीं मैं जानना चाहता। मैंने खुद खान साहब से ये पूछा कि जी, उन्होंने कहा हफीज़ शेख ही कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने हल भी तलाश कर लिया था मुतबादिल के कैसे लेके आना है सेनेट में भी, वो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मामला पहुंच गया। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं मैंने खुद पूछा खान साहब से, कोई assumption नहीं है यहाँ पे। देखिए, चूंकि फाइनेंस से मैं रिलेटेड हूँ, हाँ। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो हकीकत है। इखलाकी बुनियादों के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरा कंटिन्यू करना नहीं बनता, और उन्होंने खान साहब को कायल किया है इस बात के ऊपर। और फिर वो नहीं, लेट नहीं, कितने दिन हुए हैं सेनेट इलेक्शन को? 2 हफ्ते तो हो गए ना। 2 हफ्ते। तो खान साहब ने कहा था कि आप कंटिन्यू करें, तो वो 3 मार्च से अब तक आप कंटिन्यू करें। इसके बाद हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। वो ये चीज़ होनी थी, हमें तो पार्टी के अंदर रिस्पेक्टेबल वे में भी किया जा सकता था। गंदा भी कर दिया कि जी महंगाई की वजह से निकाला है, नहीं, सारा कुछ करके बाद में वजाहतें आ रही हैं। बहरहाल अज़मा बुहारी साहबा, आपको क्या लग रहा है, ये क्या मामला है? कुछ खबरें कुछ और तरह की भी आ रही हैं कि कहीं से कोई मैसेजिंग हुई है नापसंदीदगी के हवाले से कि भाई आपका बंदा था, हमने हटा दिया है। देखिए, पहले तो ये है कि आपने खामखा एक मासूम बेचारे फैज का मुका मेरा भाई है, उसको आपने खामखा ऐसे मामलात में फंसा। देखिए, अगर ये इतना जो प्यारा कमेटी खजाना के चेयरमैन है जी मुतलका, हाँ, वो उस बेचारे को वो कर रहे हो। देखो ना, इतना बड़ा हीरा है, इतनी उसने पाकिस्तान की खिदमात उसने सरंजाम दी है, तो क्या मतलब, मैं इसका हल बता देती हूँ आपको क्या है। वो वजीर ना बनते, जैसे और गैर मुंतखब लोगों की फौज जो है वो इस वक्त दंदना रही है पूरी हुकूमत और वो चला रही है, वो भी एक जैसे पहले एडवाइजर थे, एडवाइजर बन जाते हैं, एडवाइजर बन के पाकिस्तान की तरक्कियों को ऐसे ही आगे। नहीं, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया था, टेक्निकल मामला था, वो बतौर एडवाइजर उनके लिए मुश्किल था कंटिन्यू करना, कि वो कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस और बाकी उनके कैबिनेट कमेटीज के चेयरमैन नहीं बन सकते थे, को वो हेड नहीं कर सकते, इसी को हेड नहीं कर सकते थे, बाकी वो टेक्निकल मसला आ गया था। जी जी, हमें भी गुजारिश करने का मौका दे दो। जी, मैं यही गुजारिश ये और ये है कि इनको शर्म आते आते जो है वो 2 हफ्ते लग गए हफीज शेख साहब को भी और इमरान खान साहब को उनकी शर्म को एक्सेप्ट करते करते। बात ऐसे नहीं है, बात यह है कि उनको एक टारगेट दिया गया था, वो था स्टेट बैंक को IMF के सामने गिरवी रखने का। वो उन्होंने अपना टास्क सरअंजाम दे लिया है, अब उनकी मजीद जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब का ये तुर्रा इम्तियाज है, उनका ये स्टाइल है पॉलिटिक्स का, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो ये फेंक दो और उसके बाद ये जा और वो जा, और उससे उनको वो नहीं होता। जब मुझे बताइए, असद उमर से ज्यादा भी चहेता डार्लिंग हो सकता है इमरान खान का, उसको जब निकाला था तो क्या कह के निकाला था, उसकी कितनी इज्जत अफजाई की थी, ये आपको जहन में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। और ये जो स्टेट बैंक का कारनामा सरअंजाम दिया है ना हफीज शेख साहब ने, ठीक है, ये इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, मैं नहीं कह रही, वो तमाम हमारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, IMF के सामने आपने ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया में किसी स्टेट बैंक के पास नहीं है, आपको IMF के हवाले कि आप हमें क्या करना चाह रहे हो। इसके बाद ये मौसूफ अपना ब्रीफकेस उठाएंगे और बाहर जाएंगे, बाहर जाके इमरान खान को और उसके तमाम चमचों को अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, अभी अंदर नहीं मिलेगा, ये ज़हन में। आपका पॉइंट आ गया। और नून लीग कह रही है कि हमने किसी भी गैर मुंतखब शख्स को जो यहाँ पे अहम पोजीशन पे रहा उसे मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल एक और मामला भी इससे जुड़ा है और वो खबर में ब्रेक के बाद आपकी तरफ लेके आऊँगा कि हफीज़ शेख साहब को हटाए जाने की एक और मुमकिन वजह भी सामने आ रही है। चूँकि एकदम से जिस तरह से कमोका साहब भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, खान साहब ने भी कहा अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, शेख रशीद साहब ने भी कहा, मैंने खुद खान साहब से पूछा है, उन्होंने कहा ठीक काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हटाना पड़ा। इस पर एक और स्टोरी भी चल रही है, वो आपके साथ शेयर करूँगा ब्रेक बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है हफीज़ शेख साहब के हटाए जाने के हवाले से। कल कह तो दिया शिबली फराज साहब ने कि वो हटाए गए थे इसलिए कि उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा की, लेकिन कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि किसी जगह पे मैसेज खान साहब ने देना था कि आपकी हर बात नहीं मानी जाएगी, आपके सारे बंदे नहीं माने जाएंगे, चूँकि वहाँ से शायद खान साहब पे ये आ रहा था कि आप भी बुज़ार साहब को हटाएं, पंजाब में हालात बेहतर करें, तो ये कहीं मैसेजिंग हुई है। क्या कहेंगे इस पे आप जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, आपकी क्या रिपोर्ट है इस पे? मेरी इतला तो यह है कि कहीं मैसेजिंग हुई है, क्योंकि 2 हफ्ते में तो महंगाई ऊपर नहीं गई एकदम से।
एक तो समर साहब, आप जैसे बड़े एंकर के साथ बैठना बड़ा मुश्किल है। आपने तीनों पॉलिटिशियन बैठा लिए हर जमात के, और यकीनन उन्होंने अपनी अपनी जमात को डिफेंड करना है। मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी जमात आवाम है। एक तो आपके टीवी में मैंने पाकिस्तान 2020 की सबसे बड़ी खबर सुनी कि सिंध में करप्शन ख़त्म हो गई, और मेरे कानों से धुआं निकल आया। वो मुझे बंदा कह रहा था सिगरेट पी रहे हो, मैं कहा नहीं यार वो तो ब्रेक में पी रहा था। वो कानों से धुआं निकल रहा है। 15 में गालबान वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, अब मुझे याद आ गया, वो इलाज कराने के लिए आजकल बाहर गए हुए हैं। उन्होंने, उनके एक करीबी आदमी ने मुझे फाइल भेजी एक अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की। वो थी आसफ अली जरदारी साहब की। नवाज शरीफ साहब जिंदा, मेरा मोबाइल नंबर भी, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, मेरे मोबाइल में उनका नंबर भी है, अगर कहें तो सेंड कर दूंगा। दूसरी बात, मैं छोड़ देते हैं हमारी, वो वही थे जो आज फेक अकाउंट्स केस बन गई है। नहीं जाना चाहिए, वाकई कई लोगों को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था। कई लोगों को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो चले जाते हैं क्योंकि जब जिन्होंने भेजना हो ना, चौधरी मंजूर मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बरतानिया दौर के, बाप की मर्जी से किसी के बाप भी नहीं मुल्क से बाहर जा सकता। बड़ा खूबसूरत फिक्र है खैर, इससे तो हम एंजॉय करते हैं। जो आपकी इतला 100% ठीक है। आप समर अब्बास की इतला हफीज शेख की तब्दीली में इतना सच है जितना मैं आपके प्रोग्राम में अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी, अब जो मिनिस्ट्रियाँ बनेंगी वो भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगी। मिनिस्ट्रियों पे इतनी धक्कम पेल हो रही है कि यू कांट इमेजिन। इत्तेहादी अपनी मांग रहे हैं, कोई कह रहा है ये कर दे दो, कोई कह रहा है एक मिनिस्ट्री के 4 उम्मीदवार है। ऐसा ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे हालात में मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। दरअसल आपने कहा था पंजाबी कहते ने कमा तीनू समझावा नूनू, जब कि आप उनका एक वीक पॉइंट है उस्मान बुज़दार, जो मुस्लिम लीग नून को सबसे सूट करता है। उसके लिए एक तो इमरान खान साहब फेवर में है, दूसरा मरियम नवाज साहब, उन्होंने कहा हमजा भी कबूल नहीं है। तो लिहाजा जब आप किसी ताकतवर को छेड़ेंगे, वो आपका तवज्जो तो अपनी तरफ दिलाएगा ना कि बेटा ये देख, ये होता है इस तरह के कामों में। ठीक है। अब उज़मा बुहारी साहबा से मैं डरता हूं, वो सर हिला रही है लेकिन काबिल एहतराम है। ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, ये सारा जो चक्कर चल रहा है, अब ये लिंक्ड है चीज़ें कहीं ना कहीं जाके। हफीज शेख साहब का मामला, बुज़दार साहब का मामला, बुज़दार साहब वाले मामले पे आपकी पार्टी ज़्यादा हमें पेश नज़र आ रही है। वो मिशन आपने संभाला हुआ है कि उन्हें हटाना है, हर सूरत में हटाना है, लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे हटाएंगे, चूँकि जो वहाँ की मेजर जो बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की, जिसके पास अददी एतबार से देखा जाए तो पीटीआई के पास सबसे ज़्यादा उनके MPAs हैं। और इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद के हालात चले और थे, उस पर उज़मा बुहारी साहब ऑब्जेक्ट करेंगी, आपने कैसे कह दिया। बहरहाल नून लीग जब तक नहीं चाहेगी पंजाब में तब्दीली तो बड़ी मुश्किल है। और नून लीग में आप चाह रहे हमजा शहबाज है, हमजा शहबाज पे भी कोई मियाँ साहब को गालिबन कोई एतराज़ है, वो नहीं आ रहे, तो आप भी तो शरारती कर रहे हैं ना उनके साथ। नहीं जी, नॉट एट ऑल। मैं समझता हूँ कि वहाँ के स्टेक होल्डर्स नून लीग है, और जो भी हो नून लीग के साथ ही मिल बैठ के सर जोड़ना चाहिए। असल हकीकत यह है कि बहुत हालात ख़राब हैं और पंजाब की आवाम सफ़र कर रही है। हम चाहते हैं कि अगर हम इस सफरिंग से आवाम को निकाल सकते हैं तो क्यों ना निकाला जाए। क्यों एक ऐसे आदमी को बिठाए रखें जो ना कि सिर्फ सूबे के साथ जो हाल कराए, जो वहाँ पे आवाम के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने। जो गवर्नेंस है पंजाब की, उसमें भी आप कोई डाउट कर नहीं सकते किस किस्म की वहाँ पे गवर्नेंस है। करप्शन का जो हाल है पंजाब में, वो भट्टी साहब ने बड़ा वो टॉन्ट कर दिया मेरे सिंध के सूबे पे पीपल्स पार्टी करप्शन पर। मेरे ख्याल से भट्टी साहब अगर आके देखेंगे तो पहले से बहुत हालात बेहतर हैं और बहुत चेंजेस आई हैं और बहुत चीजें सिस्टमैटिकली अब चल रही हैं हमारे पास सिंध में। तो मैं समझता हूँ इस तरह से पंजाब में भी बेहतरी अगर हम ला सकते हैं तो हम क्यों ना लाएं। मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहे थे कि यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध वाला गवर्नेंस मॉडल आप पंजाब के अंदर लेके आने वाले हैं। ये गवर्नेंस मॉडल तो मेरे ख्याल से नून लीग का राइट है, वही लाएंगे, पर हम चाहते हैं बेहतरी की तरफ हम जाएं। एक ना अहल आदमी और वो बेहतरी आप कह रहे हैं कि सिंध जैसी बेहतरी आप पंजाब में लाना चाह रहे हैं, ये भी साथ बता दें। बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि जो सिंध में आजकल हालात हैं। अज़मा बुहारी साहबा, आप चूंकि पंजाब के दिल लाहौर से आपका ताल्लुक, आप वहां बैठी हैं, बताएं आप नून लीग चाहती है सिंध जैसी तब्दीली लाहौर के अंदर? पहले तो भट्टी साहब जो है ना वो बाज नहीं आते हैं, जो है वो कुछ ना कुछ कह देते हैं जो मुझे फिर कमेंट करना पड़ जाता है। पहले तो बात यह है कि दुरुस्त कह रहे हैं भट्टी साहब, वाकई किसी को भी जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए।
अगर उसके ऊपर जो है वो गद्दारी का केस भी हो और उसको कोई बुलाने के लिए भी तैयार ना हो, उसको कोई पूछने के लिए भी तैयार ना हो, और कोरोना जो है वो हमसे पूछ के तो आया नहीं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो है पेंडेमिक की तरह है, जिसके ऊपर भट्टी साहब जो है वो शायद जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा एक वो हमेशा की तरह की कॉन्स्पिरेसी, वो मरियम नहीं चाहती हमजा आए। हम ये चाहते हैं कि हम इस सिलेक्टेड जो निजाम है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, भट्टी साहब आपने जो ताया अब्बा को बाप बना दिया है ना, हमें उस पर एतराज है। हम कह रहे हैं ताया अब्बा को ताया अब्बा रहने दे, बाप जो है वो और होता है, और बाप जो है वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। सो इसलिए ये फर्क है आपकी और मेरी सोच के अंदर, और इसी की जाहिर है हम सजा भी भुगत रहे हैं जब तक हमारे मुकद्दर में लिखी है। लेकिन अब आप भी मान लिया कि पाकिस्तान के बाप इमरान खान साहब है फिलहाल। जहां तक पंजाब की बात है, देखिए पंजाब में बुज़दार साहब जो है वो, मुझे तो हैरत ही होती है कि आप लोग बार बार बुज़दार बात करते हैं, आप इमरान खान को भूल जाते हैं। इमरान खान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है कि जिसके ऊपर आपको बुज़दार बेचारा जो है वो उस पर नजर आता है। इमरान खान ने आज तक किया क्या, डिलीवर क्या किया इस मुल्क नहीं, मुझे झूठ मुझे जरा ये बता दें, ये तैमूर तालपुर साहब जिस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि सिंध जैसी तब्दीली वो कह रहे हैं पंजाब के अंदर भी आनी चाहिए, तो वो सिंध जैसी तब्दीली ही आपको पंजाब के अंदर चाहिए? देखिए आज वाकई आज ये एक सच्चाई है कि कभी जो है वो सिंध वाले कहते थे काश हमारे पास शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला होता, और आज जो है वो पूरे वज़ीर आला के अंदर बीच में से मुराद अली शाह को लोग ज्यादा हाई रेट करते हैं। मसाइल इनकी गवर्नेंस के अंदर भी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ सारे मसले हल हो गए, लेकिन बुज़दार साहब तो शहबाज शरीफ लगे हुए हैं ना पंजाब में, आपको ये क्यों नहीं समझ में आता? बुज़दार साहब शहबाज शरीफ पंजाब में, और वो बेचारे को इंट्रोडक्शन के लिए भी शहबाज शरीफ की जरूरत है। हम इस सिलेक्टेड निजाम में इक्तदार हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, हम इस निजाम को चेंज करने के लिए आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है बुखारी साहब, आपकी पॉलिसी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बुज़दार साहब ने पंजाब की सत्यानाश कर दी, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, वहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किलात है, डेवलपमेंट कोई नहीं है, तो फिर आप जब उन लोगों के नुमाइंदे हैं, उनका केस जब आप पुटअप करते हैं, तो उन अवाम के लिए क्या बेहतर नहीं है कि उन्हें बेहतर गवर्नेंस दी जाए? अगर वो हमजा शहबाज के थ्रू मिल सकती है तो फिर आपको एक दिन के लिए भी मिलती है, आपको ले लेनी चाहिए अवाम की खातिर, जिनकी अवाम की आप बात करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब वजीर आज़म ऐसा बैठा होगा ना, जिसने बिजली की कीमत बढ़ानी है, जिसने गैस की कीमत बढ़ानी है, जिसने महंगाई करनी है और शर्मिंदा भी नहीं होना, उसके बाद आप कौन सी गवर्नेंस की बात करते हैं? इमरान खान जो है वो आपको याद है जब मियां साहब चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ पे बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी, कितना टफ टाइम दिया था मियां साहब ने सीएम होके बेनजीर भुट्टो साहब को पीएम को। तो आज तो आपके पास बड़ा मौका है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब आपके पास, आप तो बिल्कुल खान साहब को इस्लामाबाद में महदूद कर देंगे। नहीं, हम इस निजाम का हिस्सा बन जाए, इसको 2 साल और चलने दें, और निजाम का हिस्सा तो आप रहना चाहते हैं, आप कौमी असेंबली से इस्तीफे नहीं दे रहे, आप पीपल्स पार्टी क्यों नहीं दे रहे? निजाम का हिस्सा तो आप रहना चाह रहे हैं, आप कौमी असेंबली से इस्तीफे नहीं दे रहे। एक बात अनइंटरप्टेड जाने दो मेरे भाई, और वो ये है कि इस निजाम का कोई फायदा नहीं कि 2 साल इनको हम जो है वो हुकूमत करने दें, यहाँ हम लड़ाई लड़े, और उसके बाद 2023 में फिर आरटीएस बंद हो जाए, फिर जो है हमारी 9 बेशक सीटें ज्यादा हो, 2018 के इलेक्शन में जहाज चले जहांगीर तरीन का, और जो है यहाँ पे इनकी हुकूमतें बन जाए। आपकी हमदर्दी नजर आ रही है, आपकी हमदर्दी आज नजर आ गई है पंजाब के अवाम के लिए, कि आप कह रहे हैं कि भुगतते रहे पंजाब के अवाम, जिस तरह से पिछले 2.5-3 साल से भुगत रहे बुज़दार साहब को, भुगते 5 साल पूरे, नून लीग को परवाह नहीं है। आएगा तभी मसाइल। आप अपने पार्टी के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, अवाम की बात नहीं कर रहे। कमोका साहब, ये पंजाब के अंदर ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये अवाम की बात है कि अगर इलेक्टेड नुमाइंदे जो पंजाब 2.5 साल फिर बुज़दार साहब के पास छोड़ना, आप और इमरान खान साहब मुझे इस मामले में एक पेज पे नजर आ रहे हैं, नून लीग और इमरान खान साहब एक पेज पे नजर आ रहे हैं बुज़दार साहब के मामले में। तो क्या करूं मैं? ये मेरे वोट की इज्जत हो रही है? ऐसे तो नहीं होता है ना, जिसको वोट देंगे वही वजीर आज़म बने, वही सीएम बने। बहरहाल वो वोट की इज्जत तब होती है जब वो वोट लेने वाले कारकर्दगी से डिलीवर करें, तब जाके लोग उस वोट की इज्जत भी करते हैं। कमोका साहब, यहाँ पे तो फिर बुज़दार साहब के मामले पे तो मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेम पेज पे, एक पेज पे। समर भाई, बुज़दार को नहीं हटना। एक बात जो खान साहब शुरू से कह रहे थे, हाँ, वो साबित हो गई पिछले ये सेनेट के इलेक्शन से लेके अब तक, ये जो 2 हफ्ते गुजरे हैं, इसमें खान साहब कह रहे थे कि ये अपनी चोरी और डाका जो है, जो इन्होंने माल इकट्ठा किया हुआ है, उसको छुपाने के लिए या उसको बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हैं। जहाँ पे कहीं मुफाद की बात आएगी, जहाँ पे कुछ लेने या देने की बात आएगी, तो ये वहाँ पे फिर एक दूसरे को वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात होगी।
तो चेहरे पे मुस्कुराहटें हैं और हाथ में खंजर है कमर के पीछे रखा हुआ, और जहाँ पे मौका मिला तो एक दूसरे को वो जो है इन्होंने छोड़ना नहीं है। भट्टी साहब ये अज़ली दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, और इन्होंने इसी तरह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स में जरदारी साहब को कुछ नंबर ज़्यादा देता हूँ कि उन्होंने इसमें चारों शाने चित किया है नून लीग को, और उन्होंने बिल्कुल जो है ना अपना जो उनके ज़हन में था उसके मुताबिक उन्होंने नून लीग को आउट किया है। ठीक है, अब वो पंजाब में एंटर करना चाहते हैं, उसके लिए अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस हवाले से वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन वैसे वो ये भी कह रहे हैं कि 25 से 30 एमपीएस तहरीक इंसाफ के भी हमारे साथ रास्ते में एक भी एमपी ऐसा नहीं है। वो अगर कोई है तो भी है सामने लेके आए, हम तो कह रहे हैं सामने लेके। वैसे मेरी कितने ही एमपीएस से बात होती है आरिफ मीर भट्टी साहब की, चूंकि वो लाहौर में ज्यादा तहरीक इंसाफ की एमपीएस के साथ बात होती होगी, वो जिस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, जिस तरह का वो बात करते हैं, कहते हैं यार बुज़दार साहब से को हटा देना चाहिए। वो ओपनली बात नहीं कर रहे, बेचारे मजबूरी है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा हर कोई ये कहता है, पीटीआई के अपने तमाम एमपीएस कह रहे हैं कि यार खान साहब हटा ही दे तो ज़्यादा बेहतर है। पर भट्टी साहब आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्विकली कि फिर बुज़दार साहब वाले मामले पर इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक पेज पे आ गए हैं, दोनों की गो के वजूहात अलग अलग हैं। समर साहब, मेरी गुजारिश है, मैंने पहले ही कहा था आपने तीनों पॉलिटिशियन बनानी है, डिफेंड करना है। अब तीनों ने मुझे भी छेड़ दिया है, अब मुझे रिपोर्टर बनने दे। एक मैं नंबर सेंड करता हूं हमजा शहबाज का, अगर वो मरियम नवाज का बयानिया दोहरा दे टीवी पे तो मैं माफी मांगूंगा। अभी आप उसको लाइन पे ले, शहबाज साहब के पास भी जेल में मोबाइल है, डोंट वरी, वो सेफ हैंड में है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एज ए रिपोर्टर चैलेंज कर रहा हूं साहब। बिल्कुल, ये हमें समझाएंगे अब सियासत, कौन कहां कब पलटा, कहां गिरा, कहां उछला। ना छेड़े मुझे, मैं थोड़ा सा ना अब कोशिश करता हूं जहां एनालिस्ट हूं वहीं जाऊं, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन भाई काबिल एहतराम है, हुकूमत करना इनका काम है। तो कहता है ना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मुझे मालूम है मियां नवाज शरीफ साहब की जहां डील हुई 5 दिन पहले अस्पताल से कौन उन्हें मिला, कितनी देर मिला, मरियम नवाज का ट्विटर 8 महीने क्यों खामोश रहा, बताओ। अब पिंडी में कराची से एक बंदा उड़ के किसको मिलने गया है, आज वो तो चले बतौर बुध तारीख क्या है, गालबन 30। ये क्या तरीका है यार, आपकी हुकूमतें हैं, आपने करना है, लेकिन ऐसा ना हमारे साथ करें। अच्छा, हाँ, पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्ट खेल रही है। तो फिर जरा ये सच है कि पंजाब में वोट बैंक नून लीग का है या पीटी का ये का है, और पीपल्स पार्टी के 8 एमपी है, वो पंजाब में हुकूमत बदलने चले जाए यार, वो अंधे को रास्ता बता रहे हो। लाहौर में आपके एक एमएनए को 812 वोट पड़े, एक को 1400 कुछ पड़े। आप पंजाब में क्या तब्दीली लाओगे? आप तो चाह रहे हो मजा लेना कि मरियम और हमजा को छेड़े। वो तो दावा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो कह रही है इससे ज्यादा नंबर गेम कम है। सुबह ये एमक्यूएम को साथ मिला ले, चौधरी साहब से, जरदारी साहब की परसों रात भी बात हुई है परवेज लाई साहब से, तो वो फाक में एतमाद ले है, नो कॉन्फिडेंस ले है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं आपको नंबर गेम अभी पूरी भेज देता हूँ, बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं एक नंबर देता हूँ, आपने हमजा से पूछना है कि बयान मरियम साहबा को बताए। और मरियम साहबा ने सीएम पंजाब नहीं बनने दे रही, वो कहां उनका बयानिया जो है वो टो करेंगे, कहां मानेंगे उनके बयानिए को। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। देखिए 1.5 साल हमजा ने दलेरी से जेल काटी, अस्पताल नहीं गया। अब ब्रेक ही ले ले, अच्छी बात है, मैं ब्रेक से पाँव खाने लगा था। चले बढ़िया, आप ब्रेक पे पैर रखें, जरा मैं ब्रेक लेता हूँ। प्रोग्राम में यहाँ ब्रेक से वापस आएंगे तो अजमा बुहारी साहब अगर काफी सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है जवाब देने के लिए, बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। ये जो बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कहती है उस्मान बुज़दार को हटाएंगे, ये सब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। हकीकत में कोई भी कुछ नहीं करना चाह रहा, ये सब जो है ये सियासी दिखावे के लिए हो रहा है। चूँकि कल ही अभी नून लीग कह रही है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को हरा के चेयरमैन सेनेट बन गए, अब सेनेट के अंदर अपोजिशन के 57 मेंबर हो गए।
जो अपोजिशन लीडर की दौड़ में नजर आए हमें, तो कहते हैं नून लीग वाले कह रहे हैं आए हमारे साथ, हटाते हैं पहले संजरानी साहब को, तो लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी उस तरफ। क्यों तैमूर तारपुर साहब हटाएंगे संजरानी साहब को? अब तो 57 हो गए आपके नंबर सेनेट के अंदर। देखिए, मैं उस्मा बुखारी साहब की बात से एग्री करता हूं कि जब हटाना है तो बड़ी बुराई को हटाओ ना, जो जड़ है सारी मुसीबत की। हमारे पास अब ऐसे नंबर्स हो गए, जो बातें पहले आपको जरदारी साहब की समझ में नहीं आती होंगी, वो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि हमें अटैक असल करना ही ऊपर है। बिल्कुल सेनेट भी चेंज कर सकते हैं, करेंगे, करना चाहते हैं। जो रीजन था इस्तीफे ना देने का वो भी यही था कि हमारे पास एक नंबर गेम। तो फिर पंजाब की बातें तो आप कर रहे हैं, पंजाब की बातें तो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है कि उस्मान बुज़दार को हटा के ईद पे तोहफा देना है पंजाब के अवाम को। हम पंजाब की बात भी कर रहे हैं, हम वफाक की बात, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तो बात ही कोई नहीं हो रही। बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? वर्किंग ही हम कर रहे हैं। और वर्किंग कौन कर रहा है? नंबर गेम की वर्किंग कौन कर रहा है? कैसे नंबर गेम की वर्किंग हो रही है? मेरे ख्याल से भट्टी साहब कुछ ना कुछ इस पे आपको कुछ ना कुछ शायद इंसाइट दे सकेंगे। हमारी जहां जहां पर बातचीत हो रही है, इस एक बुराई को हटाने के लिए अगर हमने कोई और थोड़ी बहुत बुराई सर ले ली तो कोई सर, ये तहरीक अदम एतमाद तब तक कामयाब नहीं होती है कि जब तक कोई ओपनली आके उसके खिलाफ वोट ना दे। चूंकि जब एतमाद का वोट खान साहब ले रहे थे, वहां आपके पास मौका था, जिन लोगों को आपने टिकटों की गारंटियां दी थी, जिनको यकीनदानीकार के जिनसे वोट लिए थे, उन्हें आप 7 से 8 बंदे शॉर्ट करने थे, वो जाते ही ना वहां पे एब्सटेन करते तो खान साहब बाहर हो जाते। आप लोग हटाना नहीं चाहते, ये सब बातें। समर भाई, बहरहाल ठीक है, हमने अभी आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया था सिंध में, जब इनके पीटीआई के एमपीएस ने इनको छोड़ के अल्लम ऐलान करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट वो आप यहां भी कर सकते हैं अगर करना चाहते, लेकिन आप नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी साहब, क्विकली आप पे कुछ चीजें आई थी, जरा बयानियों की बात आई थी, वो भट्टी साहब बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमजा साहब नहीं खड़े मरियम साहब के साथ। देखिए, भट्टी साहब जो है ये बड़े अरसे से कह रहे हैं। भट्टी साहब को पहले तो ना ये थोड़ा पानी पी के बैठा करे टॉक शो में, खामखा कहते हैं ठंडा पानी और लंबे सांस ले, हाँ ना किया करें, इजी लिया करें बातों को। जितनी भी खबरें आपको आई है, सारी खबरें कोई आया कोई आया कोई आया, और वो क्यों आ रहे हैं? और वैसे तो नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म नहीं हो गई थी, और बस पार्टी भी खत्म हो चली थी, नवाज शरीफ की सियासत भी खत्म हो रही थी, और आज फिर आके जो खबरें नहीं बिलीव करूं, पर वो क्यों आ रहे हैं और क्या देने के लिए आ रहे हैं? हमें प्लेट में रख के दिया जा रहा है और हम कह रहे हैं हम तैयार नहीं है। तो ये बातें तो रहने दीजिए, और यही हमारा स्टांस है जो आप कह रहे थे। आपको ठीक है भट्टी साहब, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह रही है साथ खड़े हमजा साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है में, वो बिल्कुल साथ खड़े हैं। ये बड़ी पुरानी समर साहब, उस्मा बुखारी साहब काबिल एहतराम है, उनकी हर बात काबिल इज्जत है। मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, हमजा शहबाज साहब को बिपर पे ले, वो मरियम नवाज साहब का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये डिबेट तो चलती रहेगी, मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आज के शो में तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।